अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं ताहिर कुदूस। तो आपको बताते चलें कि जैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पब्लिक रैली का इनेकाद किया करना के अंदर पार्लियामेंट इंतखाब को लेकर, तो इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबका एमएलए करना कफील रहमान साहब जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी जो रैली थी आज और दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है जनाब। थैंक यू, शुक्रिया। तो कफिल साहब, आज आपकी रैली थी, पब्लिक गैदरिंग थी, बहुत सारी ह्यूज गैदरिंग थी, यहाँ पे वेलकम किया गया अकबर लोन साहब को। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं इस गैदरिंग को सर? देखिए, जहाँ तक इस गैदरिंग का ताल्लुक है, ये तो लोगों के जज्बात की अक्कास है और आपने ख़ुद भी देखा होगा, भरपूर तरीके से लोगों ने शिरकत की। और इसमें अगर आपने उस रैली पे निगाह दौड़ाई होगी तो इसमें इस इलाके के बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात शामिल थीं। इसमें यहाँ की इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो भी शामिल थी और साथ साथ इसमें नौजवानों का भी एक रोल था जो आप सब ने वहाँ पे देख लिया है। हम इससे भी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन कुछ वाक़यात यहाँ पे ऐसे हो गए जो कल यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और जिसमें एक इंतहाई बासर नौजवान जो था वो लुकमा अजल हो गया। तो बहुत सारे उस एरिया के अंदर एक सफ़े मातम बिछ गई है और यहाँ पूरे इलाके में ही, क्योंकि वो नौजवान जो था तो वो यानी बड़ा बाइखलाक और बड़ा पुरतासीर नौजवान था और हर जगह पे उसकी जान पहचान थी। बहुत सारे लोग आज तो उस तरफ भी चले गए थे। बहरहाल उसके बावजूद भी यानी हस्बे तवक्का लोग आए, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात जो है वो दरअसल यहाँ की एक तारीख़ी पस मंज़र है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जो तामीर और तरक्की का जो दौर यहाँ पे शुरू हुआ था, अगर हम गिनने पे आएँ कि हमने यहाँ पे क्या कुछ किया है तो हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। उसके बावजूद भी यानी कुछ मुद्दों पे वहाँ पे जो रोशनी डाली गई, तो मैं अपनी तरफ से इंतहाई मुतमय्यन हूँ कि हमने अपनी बात लोगों तक पहुँचाई और लोगों ने उस बात की हकीकत जो है वो ग्राउंड पे भी देखी है। ऐसी नहीं कि हम हवा में बातें करते हैं। हमारी जो भी बात है, जो कुछ भी हमने किया है, वो हमने छुपा के नहीं रखा है। वो हमने कुछ फ्रॉड बातें हम नहीं करना चाहते और ना हमारा ये तरीका है और ना हमारी जमात का ये तरीका है। जो कुछ भी है यहाँ पे ग्राउंड पे फैला हुआ है। 1996 में मैं 1996 से 2014 तक मैं यहाँ का एमएलए रहा, मिनिस्टर भी रहा। तो यहाँ पे 1996 के से पहले का करना अगर हम देखें और आज के करना को देखें तो हमें बहुत सारा फ़र्क जो है वो सामने ग्राउंड पे नज़र आ रहा है। तो लोग ये सच्चाई जो है, ये बातें जो हैं, ये समझते हैं। तो इसलिए मैं कुल मिला के ये कहूँगा कि मैं यानी जो आज की जो बात हुई और जो लोगों ने जो उसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार किया और जो उस गैदरिंग में यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन की शमूलियत हुई, तो उसमें पे मुझे इंतहाई तौर पे इत्मीनान है। तो फिर साहब, अगर बात करें, यहाँ पे सियासत बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। जो भी लीडर आ रहा है वो एक ही वादा कर रहा है करना की आवाम के साथ कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर गए तो आपको टनल दिलवाएंगे। तो रात को हमारी बात हुई राजा मंजूर साहब से एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो टनल है इसका डीपीआर हो चुका है, कल ही हुआ, तो अभी तक कोई क्लियरेंस उसकी नहीं आ रही है। तो इस पे क्या आप कर रहे हैं? देखिए, टनल की जहाँ तक बात है, ये यहाँ की अवामी रिएक्शन का एक शाखसाना है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। डिमांड हम सब रखते हैं। हर डिमांड जब उसके पीछे लोगों के जज्बात शामिल होते हैं, जब उनकी वो मुनज़्ज़म तहरीक उसके पीछे हो, तो वो यानी जो डिमांड होगी, जो भी उसकी हैयत और नौइयत होगी, तो वो एक पुरअसर चीज़ बन जाती है। अकेले राजा मंजूर साहब या अकेले कफील रहमान या अकेले कोई और आदमी या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ जो है ये कहने के, ये करने के काबिल नहीं है। क्योंकि अभी आप देखिए कि लद्दाख में कब टनल की बात चली,
लद्दाख सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नहीं है, लद्दाख एक रीजन का नाम है। और अगर हम लद्दाख को देखें तो वहाँ पे यानी एक रकबे के लिहाज से आप देख लीजिए तो पूरे जम्मू कश्मीर से लद्दाख का रकबा ज़्यादा है, बहुत बड़ा रीजन है वो। और अगर उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें आप डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी बहुत अहम है। कब वहाँ पे मनमोहन सिंह के टाइम पे वहाँ पे वो पत्थर लगाया गया, लेकिन अभी तक क्या है। बाद में जब मोदी सरकार आई तो ये काम वहाँ पे शुरू नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जिस तेज़ी से लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया, कुछ अमवात हुई साधना गली पे, कुछ हमारे यहाँ के रहने वाले औरत मर्द वो वहाँ पे यानी शहीद हुए, हलाक हुए, तो उसके बाद एक रिजेंटमेंट का एक पहलू हमारे सामने आता है इस पूरे इलाके में। और फिर लोगों की रैलियाँ और फिर लोगों के वो जज्बाती इजहार, फिर उनके यानी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस, ये सब देख के कहीं ना कहीं अगर बात बनेगी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पे ये क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। ये उस अवामी तहरीक को हम ये क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे। फ़िलहाल अभी इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस में ये है डीपीआर तो हमने पहले भी क्या किया था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले भी हुई थी यहाँ पे मेरे टाइम में भी, उस वक्त 2013 में भी ये हुआ, 18 करोड़ रुपया उस वक्त भी सैंक्शन हुआ। फिर हमें पता नहीं चला कि भाई ये किस यानी वो ब्यूरोक्रेटिक तवालत का ये शिकार बन गई ये सब चीज़ें। तो बहरहाल जिस तरीके से अवामी तहरीक की ये सूरत एक बन चुकी है, तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ इसका रद्द अमल जो है वो हमारे सामने आएगा। जी। तो अगर कफील साहब जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है नेशनल हाईवे पे बैन किया गया, यानी हर संडे और वेडनेसडे को कोई भी सिविल जो है ट्रैफिक अलाउ नहीं होगी जब तक, या अगर कोई पेशेंट है उससे भी डिप्टी कमिश्नर से उसको परमिशन लेनी है। तो इस हवाले से आपका क्या रद्द? देखिए, इस हवाले से हमारी जमात ने रद्द अमल का इजहार कर दिया है, यानी हमारी पार्टी हाई कमांड जो है उसकी तरफ से ये ज़बरदस्त इस पर नुक्ताचीनी हुई है और ज़बरदस्त रद्द अमल जो आना चाहिए उससे भी ज़्यादा आया है। तो बात ऊपर तक ये चली गई है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, लोगों की हित में, लोगों के मफाद में ये बात नहीं है। बल्कि ये 2 दिन यानी पूरे तरीके से ब्लैकआउट, इसका मतलब है कि 2 दिन हमारी ज़िंदगी से हर हफ्ते में निकाल दिए जा रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज़, हमारा कारोबार, हमारे बाकी चीज़ें, हमारी तालीमी सरगर्मियाँ, बाकी चीज़ें जो भी आप देखें, ये कनेक्ट है हमारा सब कुछ नेशनल हाईवे से। और नेशनल हाईवे से जब आप 2 दिन जो होंगे क्या कर लेंगे, छीन लेंगे, इसका मतलब है कि अब आपने हमारा हफ्ता 5 दिन का कर दिया है और बाकी हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो फुल स्टॉप उनको लगा दिया है कि भाई नहीं, अगर सारी दुनिया 7 दिन काम करेगी हफ्ते में तो आप सिर्फ कितने दिन करेंगे, 5 दिन। तो इस पे जितना भी रद्द अमल इजहार इस पे ज़ाहिर किया जाए वो कम है। जी। तो कफील साहब अगर बात करें करना की, तो लोग आज जानना चाहते हैं कि 18 साल के अंदर कफील साहब ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड शो किया है, तो वही रिपोर्ट कार्ड आज जो है पीडीपी वाले भी शो कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपका कोई नहीं, उनका रिपोर्ट कार्ड जो है मुझे समझ नहीं आती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो नई चीज़ अगर उनने लाई है तो हम उनकी सराहना करेंगे। आखिर 2 लोग थे, एक एमएलसी था, एक एमएलए था, वो कहीं पे मॉडल विलेज का दिखा रहे हैं, कहीं पे वो दिखा रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं कि उस मॉडल विलेज में हुआ क्या है। अगर कहीं किसी गांव को हमने मॉडल विलेज बना दिया तो उस मॉडल विलेज की आज उसका कोई नक्शा चेंज हुआ, उसकी कोई हैयत चेंज हुई, उसकी कोई इकॉनमी चेंज हुई, उसमें कोई रोज़गार के वसाइल बने, उसमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट की दूरी हुई, उसमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो हमारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को आगे कर सके। अगर ये हुआ है तो मॉडल विलेज का माने, अगर वो चीज़ ग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आ रही है, ज़रा आप जाइए गबरा मॉडल विलेज का, आप देख लीजिए वहाँ पे हाल। सिर्फ वहाँ पे ज़मीन खोद के इधर से उधर से कर दिया। चलिए मॉडल विलेज का भी अपना एक कंसेप्ट है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो भी अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। उसके अलावा आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, आप यहाँ पे देखिए, आप अपने यूथ्स को देखिए कि उनका क्या है, क्या हालत हुई है।
हमने अपने टाइम पे, मैंने अपने टाइम पे यहाँ पे 4 यानी स्पेशल ड्राइव कराए पुलिस में, बॉर्डर्स के लिए अलग करवाया, दूसरे इंटीरियर जो एरियाज हैं करना के लिए उनके लिए अलग कराया, फिर उसके बाद हुआ, फिर अर्थक्वेक के बाद हुआ, फिर केरन के लिए एक हमने स्पेशल करवाया। अपने टाइम में कम अज़ कम 1200 लड़के मैंने पुलिस में स्पेशल ड्राइव्स के ज़रिए क्या करवाए, भर्ती करवाए। यहाँ पे इनकी हुकूमत में, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आई महबूबा जी, उनको कहा गया कि आप मॉडल यहाँ पे एक स्पेशल ड्राइव और कर लीजिए ताकि हमारा ये बर्डन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो बोझ है, ये किसी न किसी तरीके से क्या हो जाए, हल्का हो जाए। आज आप देखिए हालत ये बनी हुई है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं हज़ारों की तादाद में इस वक्त पोर्टर्स की वो भर्ती हो रही थी, उनकी वो सिलेक्शन, उसमें वो दौड़ें लगा रहे हैं। एसपीयूज़ के लिए, एसपीयूज़ की पोस्ट क्या है पहले, उसकी पोस्ट के लिए एमए पीएचडी बच्चे यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वो कपवाड़ा में कहीं पे भी वहाँ पे उन एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। जब एसपीयू की भर्ती उन लोगों के लिए उसके दरवाजे बंद हो जाएं, बाकी जो चीज़ें हैं पुलिस में उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएं, तो आखिर ये यूथ जो है, आप ही बताइए जाएंगे कहाँ, किधर जाएंगे? उस सिलसिले में ये बताएं कि भाई जो भी हमारे मेन इश्यूज हैं, मेन इश्यूज में तो सबसे हैं कि सर हमने 10,000 एसपी को रिक्रूट किया यहाँ पे, किसका? जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल रिक्रूटमेंट आई एसपी रिक्रूटमेंट। अगर 10,000 में जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता हूँ मैं, आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, 10,000 एसपीयूज अगर जम्मू कश्मीर में लगे तो यहाँ पे भी कम से कम, ये तो एक बॉर्डर एरिया है ना, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे बाकी मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भी कम से कम उसका असर तो आना चाहिए ना। कौन है यहाँ पे, बताया जाए भाई, बताओ कौन। 10,000 तो वहाँ पे लगा, कौन गिनने जाएगा उनको कि ये 10,000 था, ये 4,000 था, ये 2,000 था। और इस पार्टी की एक ख़ास बात, इस पूरा ये जो सेटअप था, इनकी ख़ास बात यह है कि ये इतने झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इनके झूठ की खली खुल जाती है जब आप किसी ऐसे एरिया में, जैसे ये करना है, जब आप अंदर जाके देखेंगे कि अंदर लोगों की क्या हालत है। आप मजदूर को देखिए इस वक्त क्या हाल है उसका मनरेगा जो था वो उठाया और लगाया कन्वर्जन में। कन्वर्जन में आप देखिए, यहाँ से गया 10 करोड़ रुपया यहाँ से लिया, या 1 करोड़ या 50 लाख नरेगा से लिया, उसमें डाला 1 लाख रुपया कौन सा, सीडीएफ का, तो हो गया ये जी, ये कन्वर्जन उठाया, उठा के तो किसी कंट्रैक्टर को दे दिया। ये तो आज भी मैं कह रहा था कि हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ था, हक से मांगो 100 दिन का काम, था या नहीं? जरा जाइए आप अंदरूनी तरीके से आप जाके देखिए कितने मजदूर ये काम कर रहे हैं, किस गांव में कितना है। मेरे वक्त में 80 लाख रुपया पर हल्का था, आज जो मजदूर के लिए खाली था। मान लिया अगर उसमें से 80 लाख में से 1 लाख करप्शन हो गया, 75 लाख 79 लाख ये तो मजदूर की जेब में गया। आज किस मजदूर की जेब में नरेगा का पैसा जा रहा है? और जाके तहकीक कीजिए, आप रिसर्च करें आपके ये पैसा किन किन लोगों ने खाया यहाँ पे। ये तो 4 साल की हालत है। अगर इनने ये किया ना होता तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट होता, खुदा का कहर आता है इन पे। इनको अल्लाह ताला ने रास्ते में ही क्या कर दिया, बिल्कुल दफन कर दिया इस पार्टी को। अब ये तो मैं आज भी कह रहा था, अब ये तो एक माजी की दास्तान है, पीडीपी पीडीपी। देखिए लोगों से पूछिए, मुझसे आप क्या पूछेंगे ना। मैं हो सकता है कि आपने वो सियासी तस्सुब में कोई बात कह दूं, आप एक आम इंसान को पकड़ें, उनके राशन की पोजीशन क्या हुई, उनकी रेट्स कहाँ गई, जीएसटी ने उनका क्या हशर कर दिया, तालीम की हालत क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, ज़रा उनसे पूछिए। अनएम्प्लॉयमेंट का भी इतना असर नहीं होता अगर ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अगर इस डेवलपमेंट की मजदूरी जो है मजदूर के जेब में जाती, ये किसके जेब में जा रही है? एक ठेकेदार यहाँ पे सिर्फ एक कंट्रैक्टर 30 करोड़ रुपए के काम कर रहा है। यहाँ के मजदूर को उसने नहीं वहाँ पे अपॉइंट किया है, वो वहाँ पे मजदूरी नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि कफील रहमान साहब के ज़माने में भी यही 2 कंट्रैक्टर थे जो काम कर रहे हैं। कौन से 2? वो आज नारा दे रहे हैं कि बेटा और जमाई। कौन सा बेटा और जमाई?
बेटे ने कौन सा काम किया? जरा मुझे रिकॉर्ड बताइए। एक काम हुआ है उस वक्त, एक काम हुआ है ना। ये तो नारा तो ये बाहर देते हैं ना, ये आमने सामने आके बात करें। एक काम हमने गबरा रोड का किया, उस पे 20 कनाल जमीन पे 1 किलोमीटर मेरी मलकीती जमीन से वो रोड जा रही है। वो तो डिपार्टमेंट ने टेंडर्स भी किए और मजबूरी से वो काम दिया है कि आप ही करवाइए। ये बेटा तो आज भी काम कर रहा है। 1 करोड़ रुपए के काम तो आज भी उसके पास हैं। आज भी वो ओपन टेंडर्स वो उस पे आ रहे हैं उसको काम। और कौन से काम है ना। ये बात कहनी बहुत आसान है। जरा मुझे दिखा दें, ये ग्राउंड पे दिखा दें कहाँ पे काम हुआ, कहाँ पे ऐसा हुआ है। अगर कहीं पे जमीन हमने दी है 1 किलोमीटर, मेरी जमीन से एक रोड क्या हो रही है, जा रही है। अगर वो बात वहां पे है, उस वजह से वो डिपार्टमेंट की मजबूरी बनी और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे वो क्या किया, दिया है, लेकिन रोड तो बनी ना। अगर काम हुआ है, हवा में तो कोई काम है नहीं। ये हवाइयां उड़ाने की बात है, ऐसी बात जिसकी न कोई मंतक है और जिसकी न क्या है। बताएं ये कितने काम हमने किए, बताएं। रिकॉर्ड इनके पास है। कोई फ्रॉड हो तो R&B डिपार्टमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इनके अंडर है, था। 4 साल में ये निकालते वहां से भाई कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हुआ है, कौन कौन सा काम फ्रॉड हुआ है। अगर 4 साल में ये एक पॉइंट भी और एक चीज भी ना निकाल सके और सिर्फ पब्लिक में ये क्या कर रहे हैं, तो आज ये चीज कोई लेने वाला नहीं है। झूठ का खरीदार आज इस दुकान से कोई नहीं होगा। तो उनका ये भी मानना है कफीलुर रहमान साहब, आप जैसे आपकी टेनवर में कॉलेज यहाँ पे सैंक्शन हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल आपके टेनवर में बना, तो उनका ये मानना है कि कफील साहब ने खाली सैंक्शन कराया और उसके बाद जो इसकी 2014 तक कॉलेज की रिकॉग्निशन नहीं हुई थी, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन नहीं हुई थी, जो ये खाली 30 बेड हॉस्पिटल था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पहले आप मुझे ये बताइए, कोई भी अदारा जब खुलता है तो वो पहले रिकॉग्नाइज होता है कि बाद में होता है? उनका ये मानना है कि हमने रिकॉर्ड देखिए मेरी बात सुनिए। कॉलेज खुला था तब रिकॉग्नाइज हुआ। अगर कॉलेज खुला ना होता तो क्या रिकॉग्नाइज होता? हॉस्पिटल बना था तब उसका अपग्रेडेशन हुई। अगर हॉस्पिटल ना होती तो क्या होता? कॉलेज खोलना बड़ी बात थी। हमने कॉलेज खोला, हमने उसकी बिल्डिंग बनाई, हमने उसकी पोस्टें लाई, रिकॉग्नाइज किया। वो तो एक यानी वो कागजाती एक प्रोसेस होता है। उसमें तो कोई चीज आप यानी हवा से ला के तो छीन के ला के तो नहीं दे सकते हैं ना। अगर कोई आदमी किसी एम्प्लॉयमेंट में आता है, आप रहबर तालीम लगाते हैं, उनका एक पीरियड है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, 5 साल के बाद जाके वो कन्फर्म होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। अगर हमने कॉलेज खोला तभी रिकॉग्नाइज हुआ ना। क्या रिकॉग्नाइज इन्होंने करवाया? पोस्ट हम सैंक्शन कर चुके थे, कॉलेज की बिल्डिंग हम बना चुके थे, कॉलेज की क्लासेस हम चला रहे थे, कॉलेज रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुआ। और बाद में उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं कि भाई 2 साल 3 साल हर कॉलेज को अपनी कारगुजारी करनी है, अपनी कामयाबी दिखानी है। उनके 3 साल के वो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वो एक प्रोसेस के थ्रू रिकॉग्नाइज हुआ है, एक प्रोसेस है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं ना ये। और यहाँ पे 30 बेड का हॉस्पिटल, इसकी बुनियाद किसने रखी? इसकी बुनियाद तो हमने रखी है ना। ये बिल्डिंग गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर में ये क्या हुई ना। इनका उन्होंने अप्रूवल उस वक्त, ये हमारे असरार पे ये उन्होंने किया, ये हमारा काम, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद उसके लिए फंड्स मुहैया करने, बाकी जब उनकी सरकार चली गई, हमारी सरकार आ गई, पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसके बाद 30 बेड का क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल बनेगा। जब बेड लगाने की जगह ही ना हो तो कैसे बनेगा? वो तो हमने बुनियाद रखी ना भाई, हमने बिल्डिंग बनाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और बाद में क्या हुआ, जब कंप्लीट हुई वो उसमें अंदर हॉस्पिटल चला गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी हुकूमत चेंज होगी। बाद में जो हुआ तो हॉस्पिटल कायम होगी। इन्होंने क्या रखा उसका? और इन्होंने कितने डॉक्टर्स वहां पे लाए? देखिए, हमने
SDH टंगडार इसकी बिल्डिंग बनाई, हमने चित्रकूट की बिल्डिंग बनाई, हमने नवा गवरा की बिल्डिंग बनाई, हमने टीटवाल की बिल्डिंग बनाई। सब कुछ इनके जो 4 साल हैं, मुझे ये बताएं, टीटवाल की बिल्डिंग बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कायम कर दिया, तो इन्होंने वहाँ पे डॉक्टर भेजा? आज ज़रा लोगों से जाके पूछिए, वहाँ पे कोई इलाज मुआलजा हो रहा है? चित्रकूट में कुछ हो रहा है? नवा गबरा में कुछ हो रहा है? ये तो हमारी बनी हुई चीज़ें भी, मैंने तो ये भी सुना कि उसके तो वो अंदर से सामान भी उठा के कई लोग ले गए रात के अंधेरे में। इनके दौर में तो वहां पे चौकीदारी करने के लिए एक आदमी नहीं मिला इनको। अब ग्राउंड रियलिटीज पे, तभी मैं कहता हूं कि हर चीज किस पे जानी चाहिए, ग्राउंड पे। हम बस इन्होंने ये किया, इनके बेटे ने फलाना काम कर दिया, और काम कर दिया तो दूसरे लोगों ने भी काम किया। आपने तो आज एक को काम किया, 250 ठेकेदार जो है वो इस तरह बैठा हुआ है ना। हमने तो वो क्या किया, हमने तो अगर काम किया, जमीन आपने दी, उसका कोई कंपनसेशन हमने नहीं लिया, फ्री में दी। 1 किलोमीटर रोड उससे जा रही है। जरा ये मुझे बताएं कि इन्होंने कितने काम किए, कितनी जमीन दी है, किस रोड को दी है। आप यहां से लेके टंगधार से लेके नीचे तक, आप छमकोट तक जाइए, जितने भी ये ब्रिजेस बने हैं, ये कैसे। एक बार मैंने इनके झूठ देखिए, एक बार मैं एक रेडियो पे वो सुन रहा था, शारबीन में इनका इंटरव्यू, कहा जी वो उधर मलदयालपुरा में एक पुल बना है, उनके बेटे ने किया वो काम। इतना इनको पता नहीं है, वो काम काजी फर्म ने किया, काजी मकबूल, वो गांव का एक एक आदमी जानता है। और वहां पे जो हैबिटेशन है वो मलदयालपुरा की हैबिटेशन में कम से कम आज 100 घर है। उनमें एक हमारे इमाम साहब हैं यहाँ पे, मौलवी अब्दुल अजीज साहब, जो यहाँ पे जुम्मा पढ़ाते हैं, उनका घर भी आता है। तो मैंने सुना वहां पे ये कहते हैं कि एक घर के लिए एक पुल दिया गया। किसके लिए? हालांकि उस बस्ती में कितने लोग हैं, बड़ी बस्ती है, आपने खुद भी देखा है कितनी बड़ी बस्ती है। तो ये झूठ पे झूठ, और जब झूठ पे झूठ आता है तो क्या हो जाता है, वो हालत देख लिया आपने इनकी क्या होगी। झूठों ने ही इनको बर्बाद कर दिया। जब वो चीजें आ जाएंगी, तामीर तरक्की वहां से लेके कितने अदारे डेवलप हुए। देखिए, जब आप पहले कोई इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, फिर आप पे वहां पे क्रिएशन ऑफ पोस्ट होगी या नहीं। हमने यहाँ पे टाड़ में तहसील कायम की, आर्डर लाए मैंने, वहां पे दिए। अब जब तहसील वहां पे बनती, वो आर्डर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चढ़ा हुआ है। मैंने कैबिनेट डिसीजन, बाकी आर्डर सब लाके वहां पे टाड वालों को बुलाया, उनको आर्डर थमाया। गबरा ब्लॉक का आर्डर गबरा वालों को दिया। नया ब्लॉक हमने वहां पे क्या किया। ये 2 लोग थे, इनसे पूछिए कि आप उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करवा सके। आप वहां पे तो खाली तहसीलदार भेजना था, वो आप करवा सके। आप गबरा ब्लॉक के आर्डर को इम्प्लीमेंट करवा सके, पूछिए इनसे। और अगर वो आज वो ब्लॉक भी बन गया होता, वो तहसील बन गई होती, तो कितनी वहां पे क्रिएशन ऑफ पोस्ट हुई होती, कितनी वहां पे एक्टिविटीज होती कारोबारी। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए टाड की पोजीशन क्या होती है आज, लोगों का आना जाना, और कितने जॉब्स क्रिएट हो जाते वहां पे। समझ नहीं आती है भाई, हमने किया बताओ कि कहां पे है, ग्राउंड पे है क्या। ये वो CRF की वो रोड को बेच रहे हैं। 2013 में हमने वो क्या किया है, जरा जाइए आप R&B के वहां दफ्तर से निकालिए कि CRF के DPR कब हमने बनवाए, और इससे 14 से पहले उसके टेंडर्स भी फ्लोट हुए। फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, उसमें वो हो नहीं सके। वो हमारे जमाने के वो काम जो थे, उनको यहाँ पे बेचा जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में तो नाकाम, उसको खत्म करने में। रिक्रूटमेंट्स नाकाम, मजदूरी की बात नाकाम, नए कुछ यानी वो प्रोजेक्ट्स वगैरह लाना नाकाम। हमने यहाँ पे 12 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट
सैंक्शन करवाया 2011-12 में, क्या नहीं? अब तो उसके टेंडर्स करवाने थे ना 12 मेगावाट के। अगर वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया होता तो कम से कम 1000 जॉब्स उस पर क्रिएट होते। कहाँ से लोग आते? यहाँ के होते ना। कितने मजदूर वहां पे काम करते, कितना वहां पे मटेरियल एडजस्ट होता। आज तक 4 साल के अरसे में ये 1 इंच भी वहां से आगे नहीं बढ़ सके। क्या क्या है? तो आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं पीडीपी के सिस्टम में फेलियर था? कहीं ना कहीं जी, वो नहीं, पूरा फेलियर था। जी जी। आप कहते हैं कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ कंप्लीट फेलियर। जो ये लोग 4 साल का डेवलपमेंट अपना दिखा रहे हैं, आज नारे लगा रहे मसलन हैं, मसलन मसलन ये आप बताइए क्या क्या उन्होंने डेवलप रोड बता रहे है? हैं गबरा से ये जो ना सीआरएफ का जो रोड है सैंक्शन कब हुआ है? ये जाके आप जाना आरएनबी डिपार्टमेंट है, वहां से उसके डीपीआर निकालना। उसके बाद सीडीएफ ये दिखा रहे हैं कि हमने पेस्टो को दिए। किसको दिए? बहुत सारे हमने 100। देखिए सीडीएफ हमारे वक्त में 25 लाख था। जी जी। मेरे वक्त में 25 लाख था, और उस वक्त पेशेंट्स वगैरह का प्रोविजन उसमें नहीं था। इनके वक्त में 25 से फिर वो 40 हुआ, 50 हुआ, वहां तक। आज इनके ज़माने में कितना है? 3 करोड़। 3 करोड़। 2 आदमी का सीडीएफ कितना बन गया? 6 करोड़। और 6 करोड़ 4 साल में कितना बना? 24 करोड़। 24 करोड़ का ये मुझे वो ब्रेकअप दिखा दें यहाँ पे, किस किस जगह पे कौन सा अदारा बना, कौन सी बिल्डिंग बनी, कौन सा क्या हुआ, बताएंगे मुझे। हमने सीडीएफ, मैंने एमपी का सीडीएफ लाया यहाँ पे, और फिर जो इनका एमपी था मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, उसके 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 सीडीएफ को मिला के अगर आप शुरू देखेंगे 28-30 करोड़ रुपए का इनके पास क्या आ गया था सीडीएफ। जब हमारे पास 25 लाख था और एमपी के पास 1 करोड़ था, हमने उस वक्त पांडू ब्रिज सीडीएफ पे बनाया है। कौन सा? पांडू ब्रिज हमने सीडीएफ पे बनाया है, एमपी के सीडीएफ से। हमने ऐसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए यहाँ पे सीडीएफ से, जो आज भी यादगार बने। हमने बिल्डिंग्स बनाई यहाँ पे, हमने पुल बनाए उस पे। इन्होंने क्या किया? किसको दिया सीडीएफ? कितने बीमारों को? एक बीमार वो है, आप जरा उस गांव में आप जाना, शाठापला में, वहां पे जाके आप पूछना कि वहां पे इनका बीमार को सीडीएफ किया है। सीडीएफ से पैसा 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया। और बीमार कौन है? जो वहां पे उसमें ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट VLW था, और वहां पे साथ में एक बेवा औरत बीमार थी। जरा उस बेवा से पूछिए आपको क्या मिला है, उसको क्या मिला है? किस किस बीमार को दिया इन्होंने? सरमाएदार बीमार को, जो इनके वर्कर का था, वो इनके वर्कर का बाप था, उसको वो दिया गया। और जब जो वहां पे बाकी बीमार है उनसे पूछिए आप, उनको मिला कुछ? किसकी बात हो रही है? आप लोगों से भी, मीडिया वालों से ये बात करते हैं तो आप भी सारा ला के कहेंगे हाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन पहले पूछ तो लो। मैं आप ही की टीम को, आपके इस चैनल से कहूंगा कि आप एक ग्राउंड सर्वे शुरू करें, जिन जिन इनसे बीमारों की लिस्ट लो, और फिर जाके उनकी माली हालत देखो, और जो वहां पे असली बीमार हैं वो कहाँ हैं, उनको क्या मिला है। तो ये चीजें जो हैं ये सामने हैं, ये छिपाई हुई नहीं है। तो फिर साहब आपने बात की हमारे साथ, तो आप लास्ट पे आपसे ये जानना चाहेंगे इन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? पार्लियामेंट इंतखाब सर 11 को वोट है। देखिए पार्लियामेंट इंतखाब का जहाँ तक ताल्लुक है, ये कोई रीजनल इंतखाब नहीं है। पार्लियामेंट इंतखाब में हमने दिल्ली में सरकार चुननी है, और हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है। हमारी पार्टी यहाँ के हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की जज्बात की तर्जमानी करेगी। उनके साथ जो हुआ है इस देश में, अक़लीतों के साथ जो हुआ है मोदी सरकार ने किया है, हम वो बात नहीं करेंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कि अंदर से अलायंस और ऊपर से क्या कुछ है ना। हम जो भी एंटी मोदी स्ट्रांग वेव होगी, जो भी फ्रंट उसके अगेंस्ट बनेगा, हमारा वोट उसके हक में जाएगा। और यहाँ के लोगों के ज़हन में भी आज भी मैंने ये बात डाली कि इस मुल्क में, और बिलखसूस कश्मीर पॉलिसी जो इनकी थी मोदी सरकार की,
कश्मीर पॉलिसी यही थी कि मरो, मारो, अंधे करो, अंडर डेवलप रखो, सिर्फ वादे करो और इनको दो कुछ भी नहीं। तो हमारा एक ही, हमारा पार्लियामेंट में, पार्लिमानी इंतखाब में हमारा एक ही मकसद है कि हम चाहे एक वोट दे सकें, इसके अगेंस्ट देंगे। दिल्ली में ये जो सेटअप बना हुआ है, दिल्ली में, और दिल्ली में जो सेटअप है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ख़तरा है, ये पूरे देश की हैयत के लिए, देश के सेकुलर ढांचे के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि 2025 में ये देश हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं ना। ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना, जो ये कहते हैं जो मुसलमान यहाँ पे रहेगा वो हिंदू बन के रहेगा, अगर किसी को मुसलमान ही रहना है तो वो पाकिस्तान चला जाए। तो हमारा एक ही वो है कि हम यहाँ पे भी हमारी मूवमेंट यही है, यहाँ पे भी हमारी कैंपेनिंग यही है, और अगर हम जीते, इंशाल्लाह जीतेंगे हम, तो वहाँ पे भी हमारा यही होगा कि हम मोदी सरकार के विरोध में ये वोट जो है ये इस्तेमाल होगा। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ XMLA करना कफीलुर रहमान साहब, जिनका यही मानना है, जब हमने इनसे बात की तो उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं PDP सिस्टम के अंदर फेलियर है, इनकी जो डेवलपमेंट है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है ये सब। तो इनका ये मानना है कि अगर इनके पास कोई ठोस सबूत है तो वो सबूत ला कर दें कि इनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने एलिगेशन लगाए, ठेकेदारी के हों चाहे जिसके भी हों, उनका ये सबूत मांग रहे हैं कि सबूत दें, तो हम इस पर बात करेंगे, बहस करेंगे। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ करना से मैं ताहिर कुदूस। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.